आत्मा बदला तब लेती है जब उसकी मृत्यु असामान्य अत्याचारपूर्ण या विश्वासघात से होती है। ऐसी आत्मा की मौत के समय की पीड़ा, गुस्सा और अधूरी इच्छाएं उसे शांति नहीं लेने देती। वह धरती पर ही अटक जाती है और उसका एक ही मकसद रह जाता है, इंसाफ। कई बार वह आत्मा अपने कातिल के आसपास रहने लगती है, उसे डराने, परेशान करने या उसके जीवन में अजीब घटनाएं लाने लगती है। कभी कभी आत्मा किसी इंसान के जरिए संदेश देने की कोशिश करती है, तो कभी प्रत्यक्ष रूप से किसी नुकसान का कारण बनती है। अगर उसकी पीड़ा गहरी होती है तो वह नकारात्मक शक्ति में बदल सकती है, लेकिन हर आत्मा बदला नहीं लेती। कुछ आत्माएं सिर्फ न्याय चाहती हैं और जैसे ही उन्हें शांति या सच्चाई मिलती है वे मुक्त हो जाती हैं। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से मैं लेकर हाजिर हूं सत्यव्यास का बहुत ही रहस्यमय और रोमांचक उपन्यास, जिसका नाम है उफ कोलकाता। इस उपन्यास को आप सुन रहे हैं स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच से। अगर आपको हमारा कहानियां पढ़ने का अंदाज अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। रात के अंधेरे में सिद्धार्थ को मोहिनी की आस लगी थी, जो पिछले 15-20 दिनों से उसे नहीं दिखी थी। कितनी ही शामों से वह अपने दोस्तों के साथ नहीं था, मगर आज हार कर वह मोहिनी की खोज में नहीं निकला था और चेतन और रुद्र के साथ ही यूनिवर्सिटी के बाहर बाजार में चाय पी रहा था और उदास भी था। उसकी इसी उदासी को छेड़ते हुए रुद्र ने चेतन से कहा, लाले एक बात बता, हवाई जहाज में जो मुस्कुराते हुए काट लेती हैं उनको क्या कहते हैं? रुद्र ने पूछा। एयर होस्टेस, चेतन ने बेमन से जवाब दिया। और इसकी हवाई जहाज जो कि अगर हवाई जहाज में काम करेगी तो उसको क्या कहेंगे? रुद्र ने गंभीर भाव से ही मजाकिया बात की। तुम ही बताओ, चेतन ने कुड़ते हुए कहा। एयर होस्टेस सिंपल। रुद्र ने खुद के ही बदमजा चुटकुले पर खुद ही ताली बजाकर हंसते हुए कहा। कराओगे कबाहट? एक तो वैसे ही दिमाग काम नहीं कर रहा। सिद्धार्थ ने आंख टेढ़ी की। हम कर रहे हैं कबाहट? तुम प्रेतात्मा को डेट कर रहे हो? साले हॉस्टल में लड़के विकेट की तरह टपक रहे हैं। पता नहीं क्या देख लिया कि बिल्ली की तरह दबे पांव आया और पिछवाड़े पेट्रोल डाले कुत्ते की तरह भाग गया। हॉस्टल में नियॉन लाइट में नाइट क्रिकेट होता था, रोज 3 बॉल फटता था, अब कुछ और ही फट रहा है। रुद्र झुंझलाते हुए बोला। नाइट क्रिकेट में कितना मजा आता था ना बे? चेतन ने कुछ याद करते हुए कहा। भूल जाओ, नाइट क्रिकेट ना सही, नाइटी क्रिकेट तो हो रहा है। रोज छन छन पायल बजती है ना, उसी में मजा लो। अब तो असगर अली भी मैक्सी पहन के सेक्सी बात कर रहे हैं। एक दिन आके कहने लगे सब लोग कित कित खेलेंगे, इससे हमारी कमर छरहरी रहेगी। बताओ तो। रुद्र ने शीशे वाली चाय की गिलास रखते हुए कहा। उसने चेतन और रुद्र को चुप ही देखा तो फिर बोलने लगा। क्या हो रहा है यहाँ भाई? बनाने वाले ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई कि नर नारी रहेंगे, पठन पाठन करेंगे, प्रेम प्रलाप भी कर लेंगे, सब नॉर्मल रहेगा, लेकिन लोगों को नॉर्मल रहना ही नहीं है। उसने सिद्धार्थ को देखते हुए कहा। सिद्धार्थ ने उसे एकटक आंखें दिखाकर धमकाया, मगर वह चुप नहीं हुआ और बोलता गया। अरे नहीं जमती लड़की तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा भी, मम्मी पापा माफ कर देंगे। हॉस्टल में ही 3-4 हैं चाशनी वाले, तुम कहो तो हम अगुवाई कर दें, जमता है तो लड़के से कर लो। रुद्र ने फिर एक सांस में कहा। सिद्धार्थ ने उसे अपने होठों पर तर्जनी रखते हुए कहा। बहुत हुआ, अब चुप हो जाओ। रुद्र पर ना असर होना था और ना ही हुआ। उसने फिर कहा, आंखें दिखा रहे हो तो चुप हो जाते हैं, लेकिन राजे मेरी बात पर कान देना। देखो, लड़की नहीं पसंद कोई बात नहीं, लड़का नहीं पसंद कोई बात नहीं, लेकिन प्रेतात्मा? मेरे भाई, नॉर्मल नहीं जमे तो एबनॉर्मल चला लो, लेकिन एबनॉर्मल भी ना जमे तो पैरानॉर्मल कर लोगे? जाने दो यार, इतनी भी क्या बेकरारी की प्रेतात्मा के मुंह में मुंह भिड़ा दो। चेतन चुप करा दे से, नहीं तो। लो हम चुप हुए जाते हैं। बस ये समझ लो कि सेमेस्टर के डेट आ गए हैं, और कुछ नहीं तो अपनी हवाई जहाज से क्वेश्चन पेपर ही मांग लो। लिसन, गो फक योरसेल्फ, कहकर झुंझलाता हुआ सिद्धार्थ दोनों को चाय की दुकान पर छोड़कर ही आगे बढ़ गया। चेतन उसकी स्टैंड लगी मोटरसाइकिल पर और रुद्र
नीचे चाय की दुकान पर लगे बेंच पर बैठे रहे। रुद्र ने बहरहाल जाते हुए भी सिद्धार्थ की मौज ली। ये जो गंदा वाला काम बोल के गए हो तो वो योरसेल्फ कैसे होगा? हम कोई प्रेतात्मा थोड़े ना है। कहकर हंसते हुए रुद्र ने चेतन के हाथ पर हाथ मारा। चेतन ने भी हंसते हुए कहा, अबे क्या जरूरत है इतना खींचने की? चला गया ना गुस्सा होके? गुस्सा के नहीं गया है, महीन गुंडा है। हम 1 महीने से गौर कर रहे हैं। चाय का पैसा देने के टाइम भाग जाता है। अभी देखना 5 मिनट में ही धुआं उड़ाते हुए आ जाएगा। रुद्र ने हंसते हुए कहा। रुद्र का इतना ही कहना था कि सिद्धार्थ बदहवास दौड़कर आता हुआ दिखाई दिया। आएगा नहीं, आ गया। चेतन के इतना कहते कहते सिद्धार्थ पहुंच गया था। चेतन चेतन, सिद्धार्थ ने हांफते हुए कहा। हाँ बोल, क्या हुआ? वो दिखी भाई। कौन, मोहिनी? चेतन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, यही बाजार में। ये अब दिन में भी दिखने लगी। माया कैलेंडर वाले ठीक कहते हैं, अंत अब निश्चित है। रुद्र खुद में ही बुदबुदाया। सिद्धार्थ ने अब की अनदेखी करते हुए कहा, चल आज क्लियर हो ही जाए, आज तुम्हें भी दिखेगी। कहते हुए सिद्धार्थ मोटरसाइकिल में चाबी लगाकर बैठ गया और दोनों के बैठने का इंतजार करने लगा। जब दोनों में से कोई नहीं बैठा तो उसने रुद्र को देखते हुए कहा, BBC लंदन पीछे बैठो। तुम्हें सबसे ज्यादा चुल है ना? चलो राजे, तुम भी क्या याद रखोगे? कहीं नाखून भी गोश्त से जुदा होता है? चलो देख ही लेते हैं नैना जोगिन को। कहते हुए रुद्र मोटरसाइकिल पर बीच में बैठ गया और चेतन सबसे पीछे। मगर सिद्धार्थ ने जब मोटरसाइकिल स्टार्ट की तो वह स्टार्ट ही नहीं हुई। सिद्धार्थ ने जब हिलाकर डुलाकर सुलाकर चौंक खींचकर धक्का दिलवाकर सारी कोशिशें कर ली और गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तब रुद्र ने फिर व्यंग्य बाण छोड़ा। पुराने जमाने में घोड़े को भूत पिशाच का आभास हो जाता था, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ता था और वहीं खड़े होकर हिनहिनाने लगता था। अब हाथी घोड़े तो खैर रहे नहीं, यह मोटरसाइकिल ही है, इसलिए ये भी चिचिया रहा है। सिद्धार्थ के लिए यह व्यंग्य असहनीय था। सिद्धार्थ गाड़ी पर से उतरा और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसने रुद्र को देखा और गुस्से से कहा, उतर साले। बट वाई जीजा जी, मैंने तो सच कहा है। रुद्र ने भोलेपन से कहा, मैं कहता हूं उतर। रुद्र ने सिद्धार्थ का गुस्सा देखा और चुपचाप उतर गया। उसके उतर जाने पर सिद्धार्थ ने कहा, हम पैदल चलेंगे और आज तुझे दिखा के रहूंगा। कहते हुए सिद्धार्थ बाजार की ओर आगे बढ़ गया। उसके पीछे ही पीछे चेतन और रुद्र भी चल दिए। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद ही सिद्धार्थ ने आगे इशारा करते हुए दोनों को दिखाया। वो देखो, सिद्धार्थ ने आगे इशारा करते हुए कहा। दरअसल सिद्धार्थ ने जिस ओर इशारा किया था वह लड़कियों का झुंड था। लगभग 50-60 की संख्या में लड़कियां छोटे छोटे समूहों में जमा थीं और शाम की वॉक कर रही थीं, और इस झुंड में किसी एक लड़की को पहचान पाना मुश्किल था। इसी कारण दोनों ने जब सिद्धार्थ की तरफ गुस्से में देखा तो बात उसकी समझ में आई। उसने फौरन अगला क्लू देते हुए कहा, वो व्हाइट सूट और ब्लैक दुपट्टे वाली, वो देखो। इस क्लू से भी कोई खास अंतर नहीं पड़ना था। सिद्धार्थ की उंगली की दिशा में 10 लड़कियों ने व्हाइट सूट और ब्लैक दुपट्टा पहन रखा था। संभवतः वह किसी कॉलेज फंक्शन से आ रही थीं। रुद्र ने अब की आपा खो दिया। राजे, जेबरा नहीं ढूंढना है, लड़की ढूंढनी है। रुद्र के ऐसा कहते ही चेतन को हंसी आ गई, मगर चेतन ने उसे मुस्कुराहट तक सीमित करते हुए कहा, सिद्धार्थ ऐसा कर, तू जाकर उससे बात कर। तू बात करेगा तो हम समझ जाएंगे कि मोहिनी कौन है, फिर हम भी आते हैं। हाँ, आके मिल लेंगे तेरे हवाई जहाज से। बात रुद्र ने खत्म की। उसकी बात अनसुनी कर सिद्धार्थ लड़की की ओर बढ़ गया। दोनों उसे जाते हुए देख ही रहे थे कि एक बार फिर सिद्धार्थ पीछे मुड़कर लौट आया और झुंझलाता हुआ बोला, अबे यार, अब क्या हुआ? चेतन ने पूछा। दर्जी के दुकान में घुस गई है यार। सिद्धार्थ ने खींच में हाथ पटकते हुए कहा। तो क्या हुआ? अबे लेडीज टेलर की दुकान में कैसे मिलेंगे उससे? हाँ, ये तो मुश्किल है, चेतन ने कहा, और अभी कुछ आगे कह ही पाता कि उससे पहले रुद्र ने उंगली की। मैं अभी भी नहीं दिखी हवाई जहाज। अबे उधर देख, वही जो मंजूर मियाँ की दुकान में घुस गई है। सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए कहा। वही है? रुद्र ने आंखों के ऊपर हथेली की छां करते हुए पूछा। हाँ, वही है, सिद्धार्थ ने राहत के सांस छोड़ते हुए कहा। आखिरकार उसने रुद्र को मोहिनी दिखा ही दी थी। नाम तो बढ़िया है, रुद्र ने फिर कहा। कितनी बार बताएं? हाँ,
बढ़िया नाम है, मोहिनी। सिद्धार्थ ने कुछ चहक के साथ कहा। उसका नहीं, दुकान का। मंजूर मियाँ लेडीज फिलर, किस्मत वाला आदमी है। रुद्र ने फिर गोली छोड़ दी। फिलर नहीं हरामजादे, फिटर, लेडीज फिटर। सिद्धार्थ ने जबड़े भींचते हुए कहा। एक ही बात है, फिलर हो या फिटर हो, एक ही बात है। किस्मत वाला आदमी है चाचा हमारा। रुद्र ने दर्जी की बाबत कहा, जो मोहिनी की नाप ले रहा था। इसमें किस्मत की क्या बात? चेतन ने बीच में पड़ते हुए कहा। देख नहीं रहा, 3 बार नाप चुका है। रुद्र ने दर्जी की ओर इशारा करते हुए कहा। 3 बार क्यों नापा बे? सिद्धार्थ का ध्यान अब की बार इस बात पर गया। वह गुस्से से आग आग हो गया। थोड़ा ऊंच नीच हो गया होगा, कबूतर फड़क भी तो जाता है। रुद्र की बात रुद्र ही जानता था। तीनों अभी दर्जी की दुकान की तरफ देख ही रहे थे कि दुकान में एक और लड़की आ गई। सिद्धार्थ खींचकर बोला, अबे ये कौन आ गया? सिद्धार्थ के साथ साथ बाकी दोनों ने भी देखा कि मोहिनी उस सफेद पोशीदा लड़की से बात करने लगी और फिर दुकान से निकलकर उसके साथ ही आगे बढ़ गई। सिद्धार्थ ने फौरन कुछ सोचते हुए रुद्र से कहा, सुन भाई। बोल राजे। तू इस दर्जी के बच्चे से लड़की के बारे में मालूमात कर। मैं और चेतन आगे देखते हैं, आज पता ही कर लेते हैं कि ये रहती कहाँ है। राजे, ये करमचंदाई हमसे नहीं होगी। सिर सलामत रहेगा तो 1000 पगड़ियां मिलेंगी। रुद्र ने मुहावरे में ही काम से इनकार कर दिया। कर दे भाई, दोस्त का घर बसेगा। अब की बार सिद्धार्थ ने कहा और रुद्र के सामने हाथ जोड़ दिया। गधे की दोस्ती, लात की सनसनाहट, मन महसूस कर रुद्र ने कहा और फिर दर्जी की दुकान की ओर आगे बढ़ गया। रात में मिलते हैं, कहकर सिद्धार्थ और चेतन लड़की के पीछे हो गए। उधर रुद्र ने साहस बटोरा। उसने दुकान में घुसने से पहले जितनी उर्दू याद थी सब दोहरा ली और मंजूर मियाँ के सामने पहुंचा। चाचा। वालेकुम अस्सलाम। रुद्र ने पहला विस्फोट किया। चाचा ने पान मुंह में लिए हुए हिकारत से देखा। रुद्र को एहसास हो गया कि उसने गलती कर दी है। अब उसने संभल कर कहना शुरू किया, मेरा मतलब है शब्बा खैर। नहीं नहीं, अल हिलाल नहीं नहीं, खुशामदीद बिरादर। रुद्र को जितनी उर्दू आती थी उसने निकाल दी। फरमाइए। चाचा ने एक शब्द में पूर्ण विराम लगा दिया। चाचा, मरहूम की खिदमत में सवाल अर्ज है कि यह पोशीदा बदन जो अभी आई थी। रुद्र ने 2 चरणों में विस्फोट किया। पहले तो चाचा को जीते जी मार दिया। इस विस्फोट को चाचा किसी तरह झेल गए, मगर दूसरे विस्फोट से चाचा सीधे सीधे तिलमिला गए। फिर भी उन्हें अपनी उर्दू अदब और अपनी उम्र दोनों का ही ख्याल रखना था। उन्होंने गुस्सा घोंटते हुए कहा, आपसे मतलब? आपको क्या दरकार है? दरकार है सरकार। दरकार यह कि उनसे हमारी बात चलाई जा रही है, सो जरा मालूमात कर लेते तो ठीक रहता था। आप समझ रहे हैं ना? देखिए बरखुरदार, यहाँ खवातीन आती जाती रहती हैं। मंजूर मियाँ ने औरतों के बारे में कहा, जिसका सिरा रुद्र ने गलत पकड़ लिया। सवातीन नहीं, हमें बस एक के बारे में जानना था, जिनके कबूतर आपने 3 बार नापे थे, बस उनके बारे में। समझ गए बेटा, कहते हुए मंजूर मियाँ ने तर्जनी से पसीना जमीन पर टपका दिया। क्या समझे? यही कि बेटा आप गलत जगह आ गए हैं। यहाँ माँ बहनों की खुफियागिरी नहीं होती, इसलिए चलते नजर आइए। मंजूर मियाँ ने आंखें तरेरते हुए कहा, अरे चाचा, आप तो बुरा मान गए। रुद्र ने खींचे निपोड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, एकदम बुरा नहीं माने। जानते हैं कि आपकी उम्र का ही दोष है और आपकी तरह के ही 2-4 हर साल भटक कर इधर आ ही जाते हैं, इसलिए बुरा बिल्कुल नहीं मानते। अगर बुरा मान गए होते तो बताते कि ये हाथ जो आपको ब्लाउज की बाह काटती दिख रही है, एक ही झटके से खड़ी खस्सी काट देती है। कहते हुए मंजूर मियाँ ने फिर ध्यान अपने नीले चौक और कैंची पर लगा दिया। रुद्र भीगे हुए बछड़े की तरह दुकान से बाहर निकल आया। उधर सिद्धार्थ जब चेतन के साथ चला तो उसने देखा कि मोहिनी उस पोशीदा लड़की के साथ बाजार में कुछ सौदा खरीदती रही और इसी सौदा खरीदने में खासा वक्त भी बीत गया। चेतन को अब कोई रुचि रह नहीं गई थी। वैसे भी उसे मोहिनी के बारे में जानने में दिलचस्पी से ज्यादा इस बात का डर था कि अगर किसी लड़की ने उसे ऐसी हरकत करते देखा तो खबर उसकी दोस्त रजनी तक ना पहुंच जाए। सो वह सिद्धार्थ को कारण बताकर हॉस्टल लौट आया। सिद्धार्थ ने उसे जब छोड़ा तो रात के 9 बज चुके थे।
मोहिनी अब भी किसी दुकान से कुछ खरीद ही रही थी। सिद्धार्थ अब चाहता तो उसके पास जाकर उसे बात कर सकता था, मगर आज वह यह जान ही लेना चाहता था कि मोहिनी कौन है और कहाँ रहती है। अंतिम खरीदारी कर मोहिनी जब बाजार से चली तो 9:30 का वक्त हो चुका था। थोड़ी दूर पैदल चलकर वह ऑटो स्टैंड पर पहुंची और वहां से ऑटो ले लिया। सिद्धार्थ के लिए सवारी वाली ऑटो लेना संभव नहीं था, क्योंकि उसे मोहिनी की ऑटो का पीछा करना था। वह आज इस बात से संतुष्ट था कि आज वह मोटरसाइकिल से नहीं है, इसलिए मोहिनी को उसके पीछे होने का शक भी नहीं होगा। यही सोचकर उसने भाड़े की टैक्सी पकड़ ली और उसे हिदायत के साथ मोहिनी की ऑटो के पीछे चलने को कहा। लगभग 15 मिनट चलने के बाद मोहिनी काकडीही के एक कस्बाई इलाके के ऑटो स्टैंड पर उतर गई। सिद्धार्थ ने फौरन ही टैक्सी छोड़ दी और राहत की सांस ली, मगर थोड़ी ही देर में उसे अपनी जल्दबाजी पर खींच हुई। मोहिनी ने सामने के जनरल स्टोर से पानी की एक बोतल खरीदी और वापस ऑटो स्टैंड से साझे की दूसरी ऑटो लेकर आगे बढ़ गई। सिद्धार्थ अभी बेबस सा खड़ा ही था कि उसे इस कस्बाई इलाके में भी एक टैक्सी दिख गई। उसे लगा कि आज उसकी किस्मत ठीक है। टैक्सी में बैठते ही उसने ऑटो के पीछे लगने को कहा। गाड़ी का पीछा सुनते ही टैक्सी वाले ने भाड़ा आसमान तक पहुंचा दिया। सिद्धार्थ को फिलहाल उसके भाड़े की चिंता नहीं थी। सिद्धार्थ की चिंता दूसरी थी, और सिद्धार्थ की चिंता वाजिब और खौफनाक थी, क्योंकि मोहिनी की ऑटो अब तमलुक स्टेशन की ओर जा रही थी। वह स्टेशन जहां उसने उस बदरूह को पहली दफा देखा था। गाड़ी अब उन्हीं सड़कों पर दौड़ रही थी जिन सड़कों पर उस रोज नैना जोगिन राह रोके खड़ी थी। वह मनहूस दिन जिसके बाद से सिद्धार्थ और हॉस्टल ने कभी चैन की नींद नहीं ली। वह राह जिसकी ओर सिद्धार्थ पांव करके सोता भी नहीं, आज उसी राह से दोबारा गुजर रहा है। तमाम राह उसके जहन में यही सवाल घुमड़ता रहा कि मोहिनी यहाँ क्यों जा रही है? क्या उसके दोस्त सच कहते हैं? क्या मोहिनी का उस जगह से, उस काया से कोई रिश्ता है? क्या मोहिनी ही वह काया है? वह जितनी बार इस ख्याल को झिड़कता, उतनी ही तेजी से वो ख्याल उसके जहन में समाते जाते। और फिर रास्ता तमाम हुआ। मोहिनी ने ऑटो ठीक वहीं छोड़ दी जहां से कच्चा रास्ता आरंभ हो जाता है। सिद्धार्थ को इस राह में उसके पीछे आने की जरूरत नहीं थी। वह इस राह को जानता था, और अब जब उसे विश्वास हो गया था कि मोहिनी उसी जगह पर जा रही है, तो उसका दिल बैठ गया। बहरहाल अब कोई चारा नहीं था। उसने फिर थोड़ी दूर पर ही टैक्सी रोक दी, पैसे दिए और उन्हीं कच्चे रास्तों पर उतर आया। सूखे पत्तों पर भी बिना कोई आहट छोड़े वह ठीक उसी जगह की ओर बढ़ता रहा जहां वह तीनों उस रोज आए थे। उसने महसूस किया कि उसके पांव पहली दफा कांप रहे हैं। पिछली दफा वह दोस्तों के साथ था और उसे मालूम नहीं था कि यह जगह अभिशप्त है। अब की दफा उसके दोस्त उसके साथ नहीं थे, और उसे मालूम था कि यह जो बरगद के पत्ते किसी चुड़ैल के खुले बालों की तरह हिल रहे हैं, यह अकारण नहीं है। यह जो झींगुरों की आवाज आ रही है, यह किसी के आदेश पर बंद भी हो जानी है। बहरहाल उसने अपने मन को कड़ा किया और मोहिनी को ढूंढने लगा, और उसे मोहिनी को ढूंढने में परेशानी भी नहीं हुई। उसने देखा कि मोहिनी की पीठ ही उसकी तरफ है, और वह ठीक पटरियों के सामने उसी स्थान पर खड़ी एक टक पटरियों को देखे जा रही है जिस जगह उस रोज सिद्धार्थ को वह काया दिखी थी। माहौल के भय और पिछले अनुभवों से सिद्धार्थ को ऐसा मालूम हुआ कि उसे उल्टी हो जाएगी। उसने फिर भी किसी तरह खुद पर जब्त रखा, मगर तभी एक अजीब बात हुई। माहौल फिर से अनजाने ठंड के एहसास से भर गया। ऐसा लगा जैसे बर्फीली हवा आसपास के माहौल को सर्द कर गई है। वह रुके, लौटे या बात करे, उसका जहन अभी इन्हीं उधेड़-बुन में खोया हुआ था कि एक आवाज ने उसके शरीर में झुरझुरी पैदा कर दी। यही जगह है ना? आवाज मोहिनी की थी। सिद्धार्थ गुमान की हद तक चौंक गया। उसे इस बात का पक्का यकीन हो गया कि मोहिनी कोई राज है, मगर क्या राज है, यही तो पता करने वो यहाँ आया है। उसने खुद को संयत करते हुए ही कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आया हूँ? मोहिनी मुड़ी और मुस्कुराई।
तुम आए नहीं, बुलाए गए हो। मोहिनी की आंखें चमकी। मतलब ये कि मैं चाहती थी कि तुम यहां आओ। तुम हो कौन? सिद्धार्थ ने हारते हुए पूछा। ठंड अचानक से बढ़ गई ना? मोहिनी ने फिर बेमानी बात की। देखो, तुम पहेलियों में बात करना। श्श! मोहिनी ने अपने होठों पर तर्जनी रखते हुए इशारा किया और फिर एकदम बोली। एकदम दबी आवाज में बोलो, कोई परेशान हो जाएगा और फिर सारी बात बेमानी हो जाएगी। देखो, मैं इस जगह पहले भी आ चुका हूं, और जो अगर तुम आज इधर तक नहीं आती तो मैं सपने में भी इधर नहीं आता। आज तो मैं इस तरफ आते देखा तो डर गया। लगा कि दोस्त सही कहते हैं, जो मैंने यहाँ देखा है उससे तुम्हारा कोई वास्ता जरूर है, इसलिए एक बार की सोचा कि लौट जाऊं। अगर फिर यह लगा कि अगर तुम्हारा कोई वास्ता नहीं हुआ तो मोहिनी ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। तो कोई नाहक मुसीबत में आ जाएगा। सिद्धार्थ ने कहा। कोई मुसीबत में नहीं आएगा, और वैसे भी मैं तुम्हें बचाने ही तो आई हूं। मोहिनी की आश्वस्ति से कही गई बात सिद्धार्थ की समझ से परे थी। मतलब, मुझ पर भरोसा है? मोहिनी ने मानीखेज मुस्कुराहट के बीच पूछा। मेरे पास और कोई चारा है क्या? सिद्धार्थ ने बेचारगी से कहा, जिसके जवाब में मोहिनी हंस दी। फिर ठीक है, जैसा कहती हूँ बस वैसा करना, डरना नहीं। ठीक ठीक। और कुछ? सिद्धार्थ ने बेमन से और खीज में ही कहा। उसे इन सब बातों से अब कोफ्त होने लगी थी। हाँ, बहुत कुछ। तुम्हें डराने की बहुत कोशिशें की जाएंगी, सबसे ज्यादा तो शायद मैं ही करूं, मगर शांत खड़े रहना। तुम जो कुछ भी देखोगे सब तुम्हें दहशत ज़दा करेंगे। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं सबके जवाब आज मिलेंगे। तुम्हारे जवाब के साथ ही मेरे जवाब भी जुड़े हुए हैं। यह किताब अपने हाथ में रखो और इसे छोड़ना नहीं। ज़्यादा ही डर लगे तो तीसरा पन्ना खोलकर अपनी आंखों के सामने कर लेना। कहते हुए मोहिनी ने एक पुरानी सी किताब सिद्धार्थ के हाथ में थमा दी। वह एक दरमियानी वजन की किताब थी। सिद्धार्थ ने उसका नाम देखा और कांप गया। प्रेत मंजरी। वह कुछ कहने ही वाला था कि मोहिनी ने उसके हाथों में अपनी उंगलियां फंसाकर किताब उसकी मुट्ठी में दबाते हुए कहा, डरो नहीं। मैं डर रही हूं क्या? तुम तो डरा रही हो। सिद्धार्थ ने सचमुच आवाज में बहलाते हुए कहा। भरोसा रखो, इट्स योर इम्यूलेट डिफेंस अगेंस्ट इविल। आज तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है। कहते हुए मोहिनी पटरियों की तरफ बढ़ चली। उधर मत जाओ, सिद्धार्थ ने वहीं खड़े खड़े कहा। उसकी आवाज फिर जरा सी तेज हो गई थी। अब की दफा मोहिनी ने गर्दन पीछे कर मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को भी अपनी ओर आने का इशारा किया। मौत की शायद यही तारीख तय हो, यही सोचकर सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे हो लिया। मोहिनी ने सिद्धार्थ से सरगोशी में ही पूछा, वह कहाँ दिखी थी? यहीं, ठीक यहीं। सिद्धार्थ ने पटरी पर एक जगह निशानदेही करते हुए कहा। यकीन से कैसे कह रहे हो? क्योंकि उस रोज पटरियों पर आते वक्त मैं एक पत्थर पर फिसला था और वो पत्थर यह रहा। ठीक है, अब उसी पत्थर पर बैठ जाओ, किताब मत छोड़ना। कहते हुए मोहिनी ने अपने बैग में से बेकिंग पाउडर का एक डब्बा निकाला और ठीक पटरियों के पास पहुंचकर लोहे की दोनों पटरियों पर मल दिया। उसने बैग से ही एक छोटा स्पीकर नुमा यंत्र निकाला और पटरी से थोड़ा दूर हटकर रख दिया। सिद्धार्थ ने उस यंत्र को देखा। वह इसे पहले कहीं देख चुका था। उसे याद आया कि यह आईटीसी है, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांस कम्युनिकेशन डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन की सहायता से परात्माओं से संपर्क करने के काम आता है। वह अभी कुछ सोच पाता तब तक मोहिनी की एक दृढ़ आवाज उसके कानों को सहमा गई। नैना? मोहिनी ने किसी का आह्वान किया। नैना, आप यहाँ हैं? दोबारा आह्वान किया। कोई आवाज नहीं। पत्ते भी सहम कर जड़ हो गए। नैना, आप जानती हैं कि मैं आपको तलाश रही हूँ। निविड़ शांति, कोई सरसराहट भी नहीं। नैना, आप कुछ बताना चाहती हैं? तवील खामोशी। नैना, क्या हम आपको परेशान कर रहे हैं? अगर हाँ तो एक दफा इशारा दें, अगर ना तो 2 बार। आश्चर्यजनक मगर डरावनी बात, रेल की पटरियों पर 2 बार किसी की उंगलियों की थाप पड़ी।
सिद्धार्थ सिहर गया। मोहिनी और दृढ़ हो गई। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि वातावरण का पारा गिर गया है। उसे आश्चर्यजनक रूप से ठंड लगने लगी है। मोहिनी ने महसूस किया कि आईटीसी यंत्र में कुछ खरखराहट है। उसके चेहरे पर एक आशा जागी। नैना, क्या आप आसपास हैं? कोई आवाज़ नहीं। नैना, मैं महसूस कर सकती हूँ कि आप आसपास हैं। मुझे भरोसा दे कि आप आसपास हैं। कोई आवाज़ नहीं। नैना, मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि ये आप ही हैं, इसलिए मुझे विश्वास दिलाएं कि ये आप ही हैं, कोई दूसरी काया नहीं। कहते हुए मोहिनी ने कहा। एक कहने के साथ ही उसने सिद्धार्थ को 2 उंगलियों का इशारा करते हुए कहने को कहा। सिद्धार्थ ने उसके हाथों का इशारा समझते हुए कहा। 2 अचानक ही यंत्र में घरघराहट हुई और एक स्पष्ट सी आवाज आई। 3 सिद्धार्थ का खून सर्द हो गया। उसके हाथ किताब पर जम गए। मोहिनी के चेहरे पर मुस्कान तिर गई। मेरे पास आइए, मोहिनी ने कहा, और उसके कहते ही सिद्धार्थ ने देखा कि पटरियों पर लगे बेकिंग पाउडर पर अस्पष्ट से पांवों के निशान बनने लगे। बैठिए। फिर घरघराहट। ऐसा लगा जैसे कोई गुस्से से गुर्रा रहा हो। सिद्धार्थ ने अब की स्पष्ट देखा। नैना जोगिन आ चुकी है। मोहिनी के ठीक पीछे बैठी नैना जोगिन अपनी आगकश आंखों से उसे ही घूर रही थी। वह मेरे साथ आया है, आप मुझसे बातें करें, मोहिनी ने सिद्धार्थ की परेशानी समझते हुए कहा। यंत्र में फिर घरघराहट। आप कुछ बताना चाहती हैं? मोहिनी ने दोहराया। भाग जो। यंत्र से ही अस्पष्ट सी आवाज आई। इसी बीच सिद्धार्थ ने देखा कि वह काया बदस्तूर घूरते हुए उसी के मुखातिब है और भाग जाने की बात उसी से कह रही है। सिद्धार्थ ने नजरें उसके चेहरे से हटा ली और किताब पर अपनी पकड़ कस ली। मोहिनी ने बहरहाल फिर कहा, मैं आपका माध्यम हूँ, मुझे इशारा भेजें कि आप कैसे बात करना चाहती हैं। जागे में 1 दफ़े, सोए में 2 दफ़े, या फिर नीम होशी में 3 दफ़े। कहकर मोहिनी शांत हो गई। वह इशारे का इंतजार करने लगी। इशारा आया। पलझिन की शांति के बाद इशारा आया। 2 दफ़े फिर से थपकी आई। इशारा साफ था। नैना सोए में आना चाहती थी। यह तीनों ही माध्यमों में से सबसे खतरनाक माध्यम था, क्योंकि हवास खो देने के बाद कुछ भी नियंत्रण मोहिनी के हाथ में नहीं रहता। एक बार को मोहिनी के चेहरे पर परेशानी के भाव झलके। उसने सिद्धार्थ की ओर देखा, जो कि इस दुनिया से परे खौफजदा बैठा था। मोहिनी ने खुद के भाव संभाले और फिर कहा, आप सोए में आना चाहती हैं? दुरुस्त है, आइए। कहते हुए मोहिनी ने अपने पांव की सैंडल खोली और उसे उलटकर यूं रखा जिससे कि सैंडल की सफेद सोल आसमान की ओर हो गई। उसने आश्चर्यजनक तरीके से उस स्याह रात में लिपस्टिक लगाई और लिपस्टिक से ही अपने पांव के नाखूनों को रंगने लगी। सिद्धार्थ को यह थोड़ा अजीब तो लगा, मगर उसे आज शाम से ही सब कुछ अजीब ही तो लग रहा था। सो वह हाथ पांव बंधे अपराधी की तरह बस देखता रहा। अपना काम पूरा कर मोहिनी ने दोनों हाथों से लोहे की पटरी को जकड़ लिया और बोली, हाजिर हूं। मोहिनी का कहना ही था कि अचानक सिद्धार्थ ने देखा कि माहौल में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। पेड़ के जो पत्ते अब तक बेजान खड़े थे, अब किसी बला की तरह झूमने लगे। हवा का शोर न जाने अचानक ही किधर से उठ खड़ा हुआ, और इन सब के बीच सिद्धार्थ ने देखा कि मोहिनी के बदन को एक हल्का सा झटका लगा। इतना ही हल्का जिससे उसका कंधा आगे की ओर हिल गया और उसके साथ ही उसके घुटने थोड़े से फैल गए। दक्षिण की ओर से चलती हवा ने उसके बाल बिखेर कर चेहरे पर ला दिए। सिद्धार्थ की पकड़ किताब पर और तेज हो गई। क्षण भर के इस झंझावात के बाद एक मुर्दा खामोशी छा गई। मोहिनी के हाथ बहरहाल पटरियों से नहीं छूटे। अगले ही पल मोहिनी ने चेहरा उठाया। सिद्धार्थ देखकर डर से पीला पड़ गया कि वह मोहिनी नहीं थी, वह नैना थी, जो मोहिनी के पीछे नहीं बल्कि मोहिनी के भीतर थी। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी और अब वह सिद्धार्थ की ओर देखते हुए गुनगुना रही थी, कौन विधि लिख ले लिलार मोरे देवता। सिद्धार्थ के चेहरे पर उस ठंड में भी पसीना आ गया। अगर मोहिनी की बात ना होती तो सिद्धार्थ अब तक भाग गया होता, मगर अब भागना कोई रास्ता नहीं था। उसे वहीं रहना था और गलत या सही जो भी था
बांटना था। नैना कौन है, मोहिनी कौन है? क्या नैना ही मोहिनी है या दोनों अलग अलग हैं? यह बात अब भी उसे साफ नहीं थी, इसलिए उसे रुकना ही था चीज़ों के साफ होने तक। उसने किताब को अब एक हाथ से दोनों हाथों में लेकर सीने से दबा लिया। तभी अचानक और भयावह बात हुई। मोहिनी का हाथ पटरी पर से किसी यंत्र की तरह लगातार छूट गया और छूटते ही वह पटरी पर आगे आगे झटके खाने लगी। यह इतनी जल्दी और इतनी तेजी से हो रहा था कि जाहिर था कि यह इस दुनिया का वाकया नहीं हो सकता था। उसी तरह खौफनाक तरीके से हंसते और झटके खाते हुए मोहिनी जब रुकी तो उसने बड़े ही दहशतजदा अंदाज से अपनी तर्जनी से सिद्धार्थ की तरफ यूं इशारा किया कि जैसे अब उसी की बारी आएगी, और यह अंदेशा देकर उसका शरीर फिर पटरी पर लेट गया, बिल्कुल इस अंदाज से जिस तरह कोई शख्स खुदकुशी करने को पटरियों के बीच लेटा हो। देर तक सिद्धार्थ उसके शरीर को देखता रहा। कोई हरकत नहीं हुई। बेहिस बेजान उसे लगा कि वह सचमुच किसी अजाब में ही फंस गया है। उसके पास मोहिनी की दी हुई किताब थी और बकौल मोहिनी, जब तक वह किताब उसके पास है वह सुरक्षित है। उसके दिमाग में एक दफ़ा आया कि वह भाग जाए। फिर दो बातों ने उसे यह करने से रोक दिया। पहला यह कि अगर मोहिनी ही प्रेत हुई तो किताब भी उसी की दी हुई है, और दूसरे कि यदि मोहिनी ऐसी नहीं हुई तो वह खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। यही सोचकर वह रुका रहा। एक दफ़ा उसे दोस्तों को फ़ोन करने का भी ख्याल आया। उसने फ़ोन निकाला तो उसमें नेटवर्क ही नहीं था। उसे कोई हैरानगी नहीं हुई। वैसे ही आज वह इतनी हैरानकुन बातें देख चुका था कि अब ये छोटी बातें उसे कितनी ही हैरान करती। सिद्धार्थ ने अपने मोबाइल की घड़ी देखी तो पाया कि रात के 2:45 हो रहे हैं। इसके माने यह हुए कि मोहिनी लगातार 3 घंटे से यूं ही पड़ी हुई है। पहले घंटे में तो उसने झटके खाए, झूमी, अकड़ी, इशारों से सिद्धार्थ को डराया था, मगर बाद के 2 घंटे से वह यूं पड़ी है जैसे कोई लाश हो। लाश, यह बात जहन में आते ही सिद्धार्थ और डर गया। उसने मोहिनी के हाथ पांव देखने की कोशिश की। हाथ तो पटरियों के बीच होने की वजह से नहीं दिखे, मगर उसके पांव किसी कम जाविये पर अकड़े लग रहे थे। सिद्धार्थ की नसों में डर पारे की तरह दौड़ गया। पिछले 2 घंटों से बदन में कोई कंपन नहीं, जीवन का कोई आसार नहीं, कोई हरकत नहीं। उसकी मायूसी अब उसके डर पर हावी हो रही थी कि अचानक उसने कुछ देखा। उसे लगा कि मोहिनी के दाहिने पांव में कोई हरकत हुई है। उसे लगा कि उसका दाहिना पांव धीमे से हिलकर फिर सर्द हो गया है, मगर इस दफा उसे कुछ उम्मीद जागी और उसने अपना ध्यान मोहिनी के दाहिने पांव पर ही जमा दिया। कुछ ही क्षण बीते होंगे कि उसने मोहिनी के दाहिने पांव में फिर से हरकत देखी। अब की दफा लंबी हरकत, ऐसी हरकत जैसे उसका पांव किसी से डरकर धीमे धीमे हरकत कर रहा है। बाकी पूरा शरीर पहले की तरह ही बेहिस सर्द, मृत प्राय, मगर दाहिने पांव की खामोशी हरकत से साफ थी कि मोहिनी में जीवन के निशान है। सिद्धार्थ खुश हुआ और अगले ही पल हैरान भी, जब उसने देखा कि मोहिनी के अंगूठे और बीच की उंगली के बीच लिपस्टिक फंसी हुई है। उसने देखा कि मोहिनी का हरकत करता पांव अपने सैंडल के सोल पर आकर ठहर गया है। दोनों ही सोल पर कुछ ऐसी हरकत हुई जैसे कुछ लिखा जा रहा हो। चोरी से ही हो रही इस हरकत के समझते समझते पांव फिर सर्द हो गए। सिद्धार्थ अपने साथ हो रही गैर दुनियावी एहसासों से पागल सा हो रहा था। बहरहाल उसे लगा कि इस दफा उसे उठकर देखना चाहिए कि जो हरकत अभी हुई है उसके मायने क्या है। वह उठा और डरते डरते ही सैंडल के पास पहुंचा। उसने सैंडल पर कुछ उकेरा हुआ देखा तो सिहरन के मारे उसकी टांगे बेजान हो गई। दोनों सैंडलों को मिलाकर जो पैगाम बन रहा था वह वाकई डरा देने वाला था। लिखा था 3:15 AM ट्रेन। सिद्धार्थ के होश हिरण हो गए। यह मैसेज किसके लिए है? जाहिर है कि उसके लिए। यह मैसेज किसने दिया है? मोहिनी ने या नैना ने? जाहिर है कि मोहिनी ने। नैना उसे भला मैसेज क्यों देगी? इस मैसेज के मानी क्या है? क्या नैना मोहिनी से कुछ लिखवा रही है? क्या मोहिनी खुद कुछ नोट कर रही है? इतने सारे सवालों से घिरे हुए सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया। मोहिनी उसी तरह पड़ी रही। सिद्धार्थ अभी कुछ और सोच पाता, तब तक सोच पाने के सारे रास्ते बंद हो गए थे।
आंखों के फलक तक में एक पीली रोशनी इंजन की तेज सीटी के साथ आते हुए सुनाई और दिखाई दोनों दी। तो क्या मोहिनी इसी बात का पैगाम दे रही थी कि 3:15 पर कोई ट्रेन आने वाली है? आगे सोचने का समय नहीं था। सिद्धार्थ ने देखा कि मोहिनी उसी तरह मृतप्राय पड़ी हुई है। उसका हाथ पटरी के ठीक बीचों बीच पड़ा हुआ है। उसके इतना देखते ना देखते एक्सप्रेस ट्रेन उसके सिर पर आ पहुंची। सिद्धार्थ के दिमाग से ज्यादा उसके दिल ने उसका साथ दिया और उसने मोहिनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। एक घुटी हुई सांस छूटी और उसी आवाज के साथ मोहिनी सिद्धार्थ के कंधे पर गिर गई। सिद्धार्थ ने उसे दोनों हाथों से संभाल लिया। ट्रेन के गुजरते ही एक हौलनाक चीख सिद्धार्थ के कानों में पेवस्त हो गई। वही लंबी शदीद चीख। उसने बहरहाल मोहिनी को अपनी किताब समेत दोनों हाथों से पुरजोर बांध लिया। ट्रेन गुजर गई, शायद मौत भी और इस रात का खौफ भी। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया।